माय डियर स्टूडेंट्स, बीए तृतीय वर्ष के पेपर 1 के यूनिट 1 में हम लोग प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने थ्रैसिमैकस के तर्कों का प्लेटो के द्वारा किस प्रकार खंडन किया गया ये हम लोगों ने समझा था। तो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में एक तीसरे प्रकार का तर्क भी प्रस्तुत होता है और यह तर्क जो है ग्लूकोन नाम के एक चरित्र द्वारा दिया जाता है और इसे व्यवहारवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रैग्मेटिक थ्योरी है, क्योंकि ग्लूकोन जिस तरीके से न्याय को परिभाषित करते हैं वह एक व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में ही बात कर सकता है। तो आज हम लोग ग्लूकोन के द्वारा व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में क्या कहा गया और कैसे प्लेटो ने उसका खंडन किया है, यही आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ग्लूकोन ने थ्रैसिमैकस के तर्क के तुरंत बाद रिपब्लिक पुस्तक में उसने न्याय की परिभाषा, जो वार्तालाप चल रहा है सुकरात और अन्य लोगों के बीच में न्याय की परिभाषा बताने के लिए, उसमें तुरंत वह हस्तक्षेप करता है। और ग्लूकोन ने कहा कि न्याय जो है वह कमज़ोर लोगों का हित है। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि थ्रैसिमैकस ने इसे शक्तिशाली का हित बताया था। ग्लूकोन ने कहा कि नहीं, न्याय एक कमज़ोर लोगों का हित है, ये शक्तिशाली का हित नहीं है, कमज़ोर लोगों का हित है। ग्लूकोन ने अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए समाज के ऐतिहासिक विकास के बारे में बात की और उसने कहा कि जब कभी मानो ऐसी परिस्थिति में रहता था कि जहाँ पर कोई सरकार नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई कानून भी नहीं था, तो व्यक्ति उस समय पूर्ण रूप से स्वतंत्र था और वह कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र था, क्योंकि उसके पास कोई कानून या कोई सरकार नहीं थी। इसको बहुत ही प्राथमिक अवस्था है मानव समाज के विकास की। तो ग्लूकोन कहता है कि जब हम समाज के बारे में पढ़ेंगे और कि समाज कैसे आया, तो आप पाएंगे कि एक समय ऐसा भी था कि जब समाज नहीं था हमारे पास, सरकार भी नहीं थी हमारे पास, कानून भी नहीं था हमारे पास, तो इंसान यहाँ पे था इस दुनिया में और उस अवस्था में इंसान जो है वो स्वतंत्र था, वो सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र था जो वो चाहता था। तो यह एक सरकार विहीन, कानून विहीन समाज है। लेकिन उस समाज के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी, समस्या थी, वो ये कि उस समाज में जो ताकतवर थे वो कम ही लोग हुआ करते थे। तो जो लोग ताकतवर होते थे, कम लोग, वो लोग जो कमज़ोर ज़्यादा लोग थे उन लोगों को दबाकर उनके ऊपर अत्याचार करके वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते थे, अपनी ज़िंदगी का आनंद उठाते थे। तो कम लोग शक्तिशाली थे और ज़्यादा लोग कमज़ोर थे। तो ज़्यादातर जो लोग कमज़ोर थे उनके पीड़ाओं से वह शक्तिशाली लोग अपनी जीवन का आनंद प्राप्त करते थे। धीरे धीरे कमज़ोर लोगों ने यह महसूस किया कि अगर वो भी अत्याचार करें, क्योंकि वहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई शासन नहीं है, तो वो जैसा चाहें वैसा करें, अगर वो भी वैसा करते हैं तो उसके बदले में उनको ज़्यादा अत्याचार सहना पड़ता था, क्योंकि वो कमज़ोर पड़ जाते थे, शारीरिक रूप से कमज़ोर समाज में उस समय रहे होंगे। तो इस तरीके की जो परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति में एक समझौता हुआ और वहाँ पर व्यक्तियों ने, इंसानों ने मिलकर एक समझौता किया और तब उन्होंने कानून और सरकार की स्थापना की और वो समझौता जो है वो सामाजिक समझौते के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार का सामाजिक समझौता किया उन्होंने और वहाँ पर उन्होंने उस सामाजिक समझौते की सहायता से उन्होंने न्याय के दर्शन को और सही कार्य के बातों के बारे में उन्होंने उपदेश दिए होंगे, बात की होगी। तो यदि इस प्रकार से
ग्लोकान ने कहा, यदि इस प्रकार से सामाजिक समझौते के अंतर्गत कानून और सरकार का जन्म होता है तो इसका मतलब, और न्याय के बारे में बात की जाती है, तो इसका मतलब यह है कि जस्टिस इज समथिंग आर्टिफिशियल, यह एक कृत्रिम वस्तु है। न्याय जो है वो एक कृत्रिम वस्तु है, इंसानों ने उसे अपने समझौते से बनाई है और ये अप्राकृतिक है, अननेचुरल है, और ये प्रोडक्ट ऑफ कन्वेंशन यानी समझौते का उत्पाद है न्याय, क्योंकि इंसानों ने उस समय एक समझौता किया और जो लोग, ज़्यादातर लोग जो जिनके ऊपर अत्याचार होता था वो भयभीत थे, तो उनके भय से उत्पन्न हुआ है न्याय की अवधारणा। तो ग्लोकान का तर्क ये था कि इस तरीके से न्याय का जो ये कृत्रिम शासन बना और कानून बनाया गया, और इंसान जो प्राकृतिक रूप से एक स्वार्थी इंसान है उसको जंजीरों में बांधने का प्रयास किया गया। तो ग्लोकान कहता है कि इसमें ज़्यादातर जो लोग कमज़ोर लोग हैं, ये उन लोगों के द्वारा यह उनका उत्पाद है, और न्याय की उत्पत्ति भय से होती है, और इसलिए जो निर्बल लोग थे उन लोगों को इस भय से मुक्ति के लिए उन्होंने समझौता किया था और उस पर कुछ नियम कानून बनाए थे। उन्हीं पर, उन आचरण के नियमों के आधार को ही न्याय समझा गया है। तो वो जो आचरण के नियम बनाए हैं वो कमज़ोर लोगों ने, निर्बलों ने अपने हित के लिए, निर्बलों के हित के लिए, जो प्राकृतिक और शक्तिशाली लोग, जो थोड़े बहुत शक्तिशाली थे, जो प्राकृतिक रूप से शक्तिशाली थे और श्रेष्ठ थे, उन लोगों के खिलाफ जाकर उन्होंने न्याय नाम की अवधारणा का विकास किया है और इस प्रकार के आचरण के नियम बनाए हैं। और समझौते का परिणाम होने के कारण न्याय जो है वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है, एक कृत्रिम वस्तु है, और न्याय जो है वो कोई निरपेक्ष अच्छाई नहीं है, एब्सोल्यूट गुड नहीं है, क्योंकि एक ऐसी वस्तु है जिसकी मान्यता जो है वो अन्याय करने की अक्षमता के कारण होती है। तो वो अन्याय करने की अक्षमता का अर्थ ये हुआ कि जो निर्बल लोग थे वो लोग अन्याय नहीं कर सकते थे, जो वो कमज़ोर थे, निर्बल लोग, वो अक्षम थे, इसलिए वो लोग, उन लोगों ने मिलजुल कर एक कंबाइंड फोर्स बनाकर उन्होंने जो है न्याय की अवधारणा का आविष्कार किया। इसलिए ग्लोकान कहता है कि संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि कानून और सरकार ये प्रकृति के विरुद्ध हैं, और जो कुछ भी समाज में हम न्याय की बात करते हैं वह कमज़ोर लोगों का संयुक्त शक्ति से उसका जन्म किया गया है। ये पूरा ग्लोकान का तर्क था। फिर प्लेटो ने सुकरात के माध्यम से ग्लोकान के इस तर्क का भी खंडन किया और उन्होंने कहा कि सुकरात ने ग्लोकान को जवाब देते हुए ये कहा कि न्याय जो है वो पहली चीज़ कि वो कृत्रिम वस्तु नहीं है, यह आत्मा का आंतरिक गुण है। तो प्लेटो के अनुसार जितने भी सिद्धांत बताए जा रहे हैं, चाहे सेफेलस ने बताए हों, चाहे थ्रेसिमैकस ने बताए हों, जो ग्लोकान ने बताए, उनके साथ एक प्रॉब्लम, ये एक समस्या ये है कि उन सब लोगों ने न्याय को बाह्य वस्तु के रूप में माना है। प्लेटो ने कहा कि न्याय जो है वो बाह्य नहीं है, यह मनुष्य की आत्मा से संबंधित है, और चूंकि यह आत्मा का भाग होता है इसलिए यह अनादि है, इट इज़ इटर्नल। न्याय जो है वो इटर्नल है, आत्मा की तरह ही न्याय इटर्नल है, क्योंकि आत्मा भी अनादि है, और अनादि का अर्थ है जिसका न तो कभी जन्म है और ना ही कोई अंत है। इसलिए आत्मा भी अनादि है और न्याय भी अनादि है, और इसी न्याय की ही परिस्थिति जो होती है वो मानव आत्मा की सबसे सही परिस्थिति होती है। और जब व्यक्ति न्यायपूर्ण होता है और यही उसकी प्रकृति, मूल प्रकृति है, तो वह अपने न्यायपूर्ण जब होता है तो ही वो अपनी मूल प्रकृति में होता है। और यह न्याय जो है वो मनुष्य की आत्मा में निवास करती है, इसलिए यह प्राकृतिक है
और यह कृत्रिम नहीं है। दूसरा तर्क जो प्लेटो ने दिया है अपने रिपब्लिक में, उसने कहा है कि न्याय का जन्म कमजोरों के भय से नहीं हुआ है, बल्कि मानव आत्मा की ये इच्छा थी कि वह अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करे, उस कर्तव्य को पूर्ण करे जो उसको प्रकृति ने मानव आत्मा के अंदर सौंपा है। ये उसका डर नहीं है, डर से उत्पन्न नहीं हुआ है। यह मानवीय आत्मा की इच्छा है कि वह उस परिस्थिति को स्वीकार करे। आत्मा जानती है, जैसा पहले आपको बताया था मैंने आइडियल स्टेट में, कि प्लेटो ने बताया है कि जो आत्मा है उसका मूल निवास कहीं और है और वह एक आइडियल वर्ल्ड में रहती है, और उस आइडियल वर्ल्ड में रहने के कारण वह अपनी मूल प्रकृति के बारे में जानती है। उसको उसकी मूल प्रकृति से मिलने के लिए न्याय की अवधारणा, न्यायपूर्ण होने की इच्छा सदैव बनी रहती है। तो प्लेटो ने कहा कि इसलिए न्याय का जन्म होता है, न्याय किसी के भय से जन्म नहीं लेती है। तो ये प्लेटो का तर्क था, उसने ग्लूकान के तर्कों का खंडन किया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि प्लेटो ने इन तीनों तर्कों के, तीनों प्रकार के विचारों का खंडन करने के पश्चात प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत के बारे में क्या विस्तृत जानकारी दी और वह किस तरीके से न्याय की अवधारणा को समझते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।